Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Salim, course instructor for the subject of Business Research Method. This is our second lecture. In this lecture, we will proceed our previous lecture. Here we have researchal control of variables. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के टाइम पर उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब उन वेरिएबल्स के ऊपर आपके रिसर्चर का कितना कंट्रोल होता है उसकी भी हम यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ द रिसर्चर्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स we differentiate between experimental and ex post facto designs। यानी हम लोग आपके रिसर्चर के कंट्रोल को ओवर वेरिएबल्स दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा है एक्स पोस्ट facto design। In an experiment, the researcher attempts to control and or manipulate the variables in the study। अब हमारे पास ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी है, इसके अंदर क्या होता है, आपके रिसर्चर का कंट्रोल होता है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है आपके वेरिएबल्स को और उनके आपस के जो रिलेशंस होते हैं उनको शफल भी कर सकता है। इट इज इनफ दैट वी कैन कॉज वेरिएबल्स टू बी चेंज्ड और हेल्ड कांस्टेंट इन कीपिंग विद आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को मीट अप करने के लिए हम उन वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस भी ला सकते हैं। Experimental design is appropriate when one wishes to discover whether certain variables produce effects in other variables। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि हम लोग कुछ कॉजेस और कुछ इफेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। किसके ऊपर? वेरिएबल्स के ऊपर। हम लोग वेरिएबल्स के इफेक्ट्स को किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, यानी इसमें कौन सा वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कौन सा वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की क्या रिलेशनशिप को ही बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम लोग उनकी जो क्वालिटीज होती हैं, जो पावर होती है वेरिएबल्स की, उनको चेंज भी कर सकते हैं एज पर द डिसीजन ऑफ रिसर्चर। एक्सपेरिमेंटेशन प्रोवाइड द मोस्ट पावरफुल सपोर्ट पॉसिबल फॉर अ हाइपोथेसिस ऑफ कॉजेशन। अब क्या है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट से ही हाइपोथेसिस को जनरेट करने का एक तरह से क्या सपोर्ट मिल जाती है इस तरह की कैटेगरी के अंदर। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी क्या है, विद एन एक्सपोज्ड facto design, investigators have no control over the variables in the sense of being able to manipulate them। अब ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आप अपने वेरिएबल्स के कॉज एंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन के अंदर इन्वेस्टिगेटर का यानी रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। एज इट इज उसको उसने स्टडी करना होता है। दे कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वही आपको रिजल्ट शो करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। यानी उसके अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट ही रह जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ही रह जाएगा, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिसर्चर्स यूजिंग दिस डिजाइन नॉट इन्फ्लुएंस द वेरिएबल्स, टू डू सो इंट्रोड्यूस बियास। और इसके अंदर क्या है, आपका रिसर्चर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता, कोई भी वेरिएशन नहीं ला सकता, क्योंकि इसके अंदर आप क्या हैं, रिजिड हैं एज इट इज सिचुएशन को स्टडी करने के हवाले से। The researchers is limited to holding factors constant by judicious selection of subjects according to strict sampling procedures and by statistical manipulation of findings। इसके अंदर सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि आपका रिसर्चर जो है वो आपके जो प्रोसीजर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं रिसर्च के हवाले से और उन वेरिएबल्स के एक्सपेरिमेंट के हवाले से उन्हीं को ही फॉलो करना होता है उसने, इसके अंदर वो कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी हमारे पास जो रिसर्च डिजाइन हम लोग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। The essential difference between the various studies in this grouping, reporting, descriptive and causal explanatory or causal predictive। अब क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखना है कि जो रिसर्च डिजाइन हम कर रहे हैं उसको किस बेस के ऊपर हम लोगों ने उसके पर्पस को एक्सप्लेन करना है, उसकी
कैटेगरी की बेस के ऊपर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टडी करने जा रहे हैं या प्रिडिक्टिव स्टडी करने जा रहे हैं, लाइज इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब रिपोर्टिंग स्टडी क्या है, प्रोवाइड्स अ समेशन ऑफ डेटा, ऑफन रिकास्टिंग डेटा टू अचीव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्टडी है, रिपोर्टिंग स्टडी के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑफन रिकास्टिंग डाटा टू अचीव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग और टू जनरेट स्टैटिस्टिक्स फॉर कंपैरिजन। अब रिपोर्टिंग के अंदर है क्या है जी, हम लोग किसी भी केस को, किसी भी इशू को, किसी भी सिचुएशन को रिपोर्ट करते हैं, यानी उसका स्टैटिस्टिकल डाटा हम लोग जब जनरेट कर लेते हैं, उस स्टैटिस्टिकल डाटा की फॉर्म के अंदर हम लोग उसकी रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। अब कहते हैं इन अ स्टडी ऑफ क्राइम, फॉर एग्जांपल अ रिपोर्टिंग स्टडी माइट टैली द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज thefts that take place in shopping mall versus freestanding stores। अब यहाँ पर हमारे पास एक केस है जिसके अंदर हम शॉपिंग मॉल के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज की तरफ से की जाने वाली थेफ्ट को क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर उसके कॉजेस को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट करेंगे जी स्टेटिस्टिकल फॉर्म के अंदर कि क्या है जी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर हम लोग देखते हैं क्या है, स्टेटिस्टिकल डाटा है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थेफ्ट टेक प्लेस इन शॉपिंग मॉल। क्या है, इट इफ द रिसर्चर्स इज कंसर्न विद द फाइंडिंग आउट हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ मच। अब यहां पर क्या है जी, ये क्या है, हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि कितने आपके एम्प्लॉयज जो है वो थेफ्ट की उस एक्टिविटी के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। अब हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये क्वेश्चन जब आएंगे देन द स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव, यानी इसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि जी कौन करता है चोरी, क्या चीज चोरी करता है, कहां से चोरी करता है, कब चोरी करता है और कैसे चोरी करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये descriptive research on employee theft would measure the types of theft committed, clothing versus electronic versus house wares। अब यहां से हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपकी थेफ्ट हुई हैं आपके स्टोर से या आपके मॉल से, कौन सी कैटेगरी की थी, कपड़े चोरी हुए हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स चोरी हुए हैं या घर की और जो दीगर सामान होता है वो चोरी हुआ है। तो इस तरह की जो रिपोर्टिंग आप करेंगे, पहले आपने रिपोर्ट किया कि कितने एम्प्लॉयज तकरीबन जो है वो चोरी की इस सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या क्या किस तरह कब कब और कैसे वो चोरी करते हैं और कौन सी चीज मोस्टली चोरी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपको बताती है। उसके बाद वो कहते हैं ऑफन व्हेन, टाइम ऑफ ईयर, यानी कि अब हम बात करते हैं कि टाइम की बात करते हैं जिसमें क्या है, टाइम ऑफ ईयर, टाइम ऑफ डे, डे ऑफ वीक। इसके अंदर हमने कौन से ईयर में ज्यादा चोरियां हुई, कौन दिन के कौन से हिस्से में, टाइम ऑफ द डे, दिन के कौन से हिस्से में वो चोरी करते हैं, देन डे ऑफ वीक, और कौन से दिन में ज्यादा चोरी करते हैं। तो ये क्या है जी, हम लोग मजीद डीपली उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर, रिसीविंग टॉक, स्टॉक रूम, सेल्स फ्लोर, और कहां से वो ज्यादा चीजें चोरी होती हैं, यानी कि आपके स्टॉक रूम यानी आपके स्टोर से होती हैं, आपके सेल्स फ्लोर जहां पर वो चीजें डिस्प्ले में लगी हुई होती हैं वहां से होती हैं, यानी कि हम लोगों ने जगह का भी देखना है। एंड बाय होम, और कौन से लोग उसको चोरी कर रहे हैं, जेंडर क्या है उनका, यानी कि मेल स्टाफ कर रहा है या फीमेल स्टाफ कर रहा है, कौन से एज ग्रुप के हैं, ईयर ऑफ सर्विस यानी उनको यहाँ पर काम करते हुए कितना अरसा हो गया है, डिपार्टमेंटल असाइनमेंट, और वहां पर उनका डेजिग्नेशन क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लाइक वो मैनेजर हैं, वो वहां पर वर्कर हैं, वो वहां पर सुपरवाइजर हैं, ये सेल पर्सन है। ठीक है, इफ अ स्टडी इज कंसर्न विद, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉजल एक्सप्लेनेटरी की। अब वो कहते हैं इट इफ अ स्टडी इज कंसर्न विद लर्निंग व्हाई, दैट इज हाउ वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस चेंजेस इन अनदर। अब यहां पर हम लोग वेरिएबल्स के इफेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन से वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल खुद के ऊपर अपना इफेक्ट लेता है या नहीं लेता, कॉजुअल एक्सप्लेनेटरी। अब क्या है जी, हम लोगों ने यहाँ पर कॉज को बेसिकली देखना होता है। इन अ कॉजुअल एक्सप्लेनेटरी स्टडी वी ट्राई टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, फॉर इंस्टेंस व्हाई द क्राइम रेट इज हायर इन मॉल ए देन इन मॉल बी। अब हमारे दो मॉल्स हैं, सॉरी,
अब हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पर कॉज देखना है कि कौन से मॉल में ये वाली एक्टिविटी ज्यादा होती है और कौन से मॉल में कम होती है, और उसकी रीजन क्या है, कॉज क्या है। वाई मेल एम्प्लॉयज स्टील मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज, क्यों आपके जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा चीजें चोरी करते हैं बजाय खवातीन एम्प्लॉयज के। तो यानी जहां पर बात आ जाती है वेरिएबल्स के कंपैरिजन की, वेरिएबल्स के एक दूसरे के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की, तो उसको हम लोग कॉजल एक्सप्लेनेटरी का नाम देते हैं। एक कॉजल प्रिडिक्टिव स्टडी अटेम्प्ट्स, अब हम बात करते हैं कॉजल प्रिडिक्टिव स्टडी की, that attempts to predict an effect on one variable by manipulating another variable। अब हम लोग क्या देखने जा रहे होते हैं, वेरिएबल्स का एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार देखने जा रहे होते हैं कि एक वेरिएबल की उस एक्टिविटी को करने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट आता है। इन और प्राइम एग्जांपल, रिसर्चर्स यूजिंग अ कॉजल प्रेडिक्टिव स्टडी might be interested in whether installation of video surveillance cameras on the receiving dock and in stock rooms would reduce employee theft in mall stores। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है, उसको भी हम एज वेरिएबल यहाँ पर यूज करते हैं कि अगर हम लोग उन जगहों के ऊपर कैमरास इंस्टॉल कर देते हैं तो उससे क्या होता है, क्या आपकी वो चोरी की वारदातें कम होती हैं या कम नहीं होती। ठीक है, तो वो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉजल प्रिडिक्टिव करने जा रहे हैं, प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरह से करें तो उसके हमें क्या नताइज मिलेंगे। यानी कैमरे लगाने से चोरी की वारदातों में कमी आएगी या नहीं आएगी। At the outset, the Mindwriter project is descriptive, although subsequent studies might be causal। अब यहाँ पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कॉजल एक्सप्लेनेटरी, कॉजल और प्रेडिक्टिव स्टडी को देख ली। यानी इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं। ये हमारा क्या है, पर्पस ऑफ द स्टडी है। फिर हम बात कर लेते हैं द टाइम डायमेंशन की। टाइम डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एवरी रिसर्च डिजाइन, कि हम लोग कितने टाइम के अंदर रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर कैरिड आउट वंस एंड रिप्रेजेंट अ स्नैपशॉट ऑफ वन पॉइंट इन टाइम। अब क्या है जी, ऐसे स्टडीज जो कि क्या होती है जी, स्नैपशॉट ऑफ वन पॉइंट इन टाइम, यानी एक टाइम के अंदर जो भी आपने एक्टिविटी की है रिसर्च से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। लिंग्विस्टिकल स्टडीज आर रिपीटेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। द एडवांटेज ऑफ longitudinal studies in that can track इसके बाद हम लोग देख सकते हैं द टॉपिकल स्कोप क्या है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी differs from the case study in several ways। Statistical studies are designed for breadth rather than depth। अब क्या है, स्टैटिस्टिकल जो स्टडीज होती हैं वो आपको बेसिकली, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक कंसाइज और समराइज डाटा प्रोवाइड कर रही होती है आपकी स्टडी का। दे अटेम्प्ट टू कैप्चर अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मेकिंग इंटरफेरेंसेस फ्रॉम अ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन में से सम जो सैंपल्स होते हैं वो चूज कर लेते हैं, और उन सैंपल्स की एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर हम लोग ये नताइज अखज़ करते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन की ये प्रैक्टिस है। Hypotheses are tested quantitatively, generalizations about findings are presented based on representativeness of the sample and the validity of the design। अब क्या है जी, इसके अंदर हम लोग जनरलाइजेशन की बात करते हैं। जनरलाइजेशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने सैंपल से जो एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स आपको अवेल हुए हैं उनको आप ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। प्रेजेंटेड ऑन द बेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब ये कि उसको दोबारा से भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, दोबारा से भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑफ द सैंपल एंड द वैलिडिटी ऑफ द डिजाइन। सैंपल की वैलिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, देन वी हैव केस स्टडीज place more emphasis on full contextual analysis of fewer events or conditions and their interrelations। अब केस स्टडी क्या है, केस स्टडी के अंदर भी हमें किसी भी सिनेरियो को, किसी भी सिचुएशन को देखते हुए ओवरऑल उसके ऊपर
बात कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी वर्क कर सकते हैं. Although hypotheses are often used, the reliance on qualitative data makes support or rejection more difficult. अब आपको मेन चीज यहां पर मैं बता दूं, आपके स्टैटिस्टिकल स्टडीज के अंदर क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव जो मेथड्स ऑफ रिसर्च होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जबकि आपकी केस स्टडीज के अंदर आपके क्वालिटेटिव जो टेक्निक्स होती हैं या जो मेथड्स ऑफ रिसर्च होते हैं उनको क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है. एन एम्फेसिस ऑन डिटेल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटेजी. अब क्या है जी, आपके केस स्टडी के अंदर क्या होता है, डिटेल दी जाती है अबाउट द इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग, evaluation and strategy. This detail is secured from multiple sources of information. It allows evidence to be verified and avoids missing data. Remember the proposed monitoring study for माइंड राइटर. अब सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, केस स्टडी के अंदर आपको ओवरऑल एक पिक्चर दी हुई होती है, उस पिक्चर को देखते हुए आपने क्या करना होता है, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है और उसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको आपने डिस्कस करना होता है. फिर आप क्या करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करते हुए उनमें से जो आपके मोस्ट रेलेवेंट सॉल्यूशंस ऑफ रिजल्ट्स होते हैं उनको आपने अप्लाई करना होता है. अब हम बात करते हैं द रिसर्च एनवायरनमेंट की. डिजाइंस ऑल्सो डिफर एज टू वेदर दे अकर अंडर एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिनको हम लोग फील्ड कंडीशंस की बात करते हैं. ये हम लोगों ने स्टार्ट में भी बात की थी कि हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं. एक हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ रिसर्च होता है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑफ रिसर्च होता है. अब वो कहते हैं फील्ड कंडीशंस को हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं और अंडरस्टैंड और मैनिपुलेटेड कंडीशंस लेबोरेटरी कंडीशंस, जिसको हम लोग लैब एक्सपेरिमेंट्स या लैब एनवायरनमेंट का भी नाम देते हैं. टू सिमुलेट is to replicate the essence of system or process. Simulations are increasingly used in research, especially in operational research. The major characteristics of various conditions and relationship in actual situations are often represented in mathematical models. अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आपके फील्ड आप की कंडीशंस कौन सी होती हैं और लेबोरेटरी कंडीशंस कौन सी होती हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने मॉल की एग्जांपल ली है कि वहां पर जो है चोरी की वारदातें हो रही हैं. आप नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर जब अपने एम्प्लॉयज की डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं कि वो उनकी हरकतों सकनात के ऊपर आप क्या करते हैं, नजर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड नेचुरल कंडीशंस. इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं. यानी विदाउट इन्फॉर्मिंग देम आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनकी डिफरेंट जो भी एक्ट्स हैं, जो भी उनकी मूवमेंट्स हैं उनको देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फील्ड कंडीशंस और इस एनवायरनमेंट को हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं. इसी तरह से जब हम लोग किसी भी साइंसेस के हवाले से बात करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग टेस्टिफाई कर रहे होते हैं लैब के अंदर जाकर, उसके डिफरेंट जो वेरिएबल्स की क्वांटिटीज होती हैं, ये वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको हम लोग कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं. सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं मैनिपुलेट कर रहे होते हैं. तो वहां पर हम लोग क्या है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस. Then we have participants' perceptual awareness. अब ये क्या है? The usefulness of a design may be reduced due to a participant's perceptual awareness when people is disguised study perceive that research is being conducted. अब इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं, आप उनको रिसर्च के बारे में इन्फॉर्म करते हैं या नहीं करते. पार्टिसिपेंट परसेप्चुअल अवेयरनेस इन्फ्लुएंसेस द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च इन स्टेबल वेज और मोर ड्रामेटिकली एज वी लर्न फ्रॉम द pivotal Hawthorne studies of the late 1920s. अब यहाँ पर यह है कि आप अगर अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने रिस्पोंडेंट्स को, सब्जेक्ट्स को इन्फॉर्म करके उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ड्रामेटिकली क्या होते हैं जी, प्री प्लान्ड आप उनको कह सकते हैं. क्योंकि एक बंदा जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो कॉन्शियस रहता है कि मुझे जो भी एक्ट करना है, जो भी रिस्पॉन्स करना है, सोच समझ कर करना है, क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड होता है, अवेयर होता है कि मेरे
ऊपर रिसर्च की जा रही है या मैं इस रिसर्च का पार्ट हूं एज अ रिस्पोंडेंट, एज अ पार्टिसिपेंट, तो मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ परसेप्शन। क्या है जी? पार्टिसिपेंट परसीव नो डेविएशंस फ्रॉम एवरीडे रूटीन्स। अब क्या है जी, आप उनको विदाउट इन्फॉर्म किए उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं या उनको आपने अपने रिसर्च का पार्ट बनाया। पार्टिसिपेंट परसीव डेविएशंस बट एज अनरिलेटेड टू द रिसर्चर। अब उनको क्या है जी, डेविएशंस थी गई हैं लेकिन वो क्या है जी, बट एज अनरिलेटेड टू द रिसर्चर। अब वो उनको बाखबर तो रखा गया है लेकिन वो उनको ये कहा गया कि आप रिसर्च का पार्ट नहीं है। पार्टिसिपेंट्स परसीव डेविएशंस एज रिसर्चर्स इंड्यूस्ड, और इसके अलावा क्या है, कुछ रिसर्चर की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपने इस तरह से करना और इस तरह से नहीं करना। दैट इज, ये 3 हमारे पास क्या है जी, मेन कैटेगरीज है। द माइस्ट्री शॉपर scenario is the perfect example of the final level of perceptual awareness noted in the preceding list। आपकी बुक में एक केस दिया हुआ है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप इन तीनों सिनेरियोज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी, अब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी की, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोकस ग्रुप, 2 स्टेज डिजाइन की, और हमारे पास लास्ट में होगा डिस्क्रिप्टिव स्टडी और कैजुअल स्टडी। इनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आपके हम लोगों ने बात की है डिफरेंट आपके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इन्वायरमेंट थे, उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टडी की बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से प्रोसीड करेंगे। आप इस लेक्चर को सुने, इसको अंडरस्टैंड करें, इसके नोट्स बनाएं और इसको जूम ऐप पर डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज।